हाँ, हमने जो एग्जांपल लिया उसमें उसको या तो सब स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान चारों में कंपोजिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो चारों में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेगा। उसके बाद ये या तो वो चारों में ले कंपोजिशन या फिर चारों में ना ले। दो ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है वो किसी इसके स्टेट में कंपोजिशन ले रहा है, किसी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहा है, ऐसा एलिजिबल नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर आर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो की बात करी, जो हमारे एग्जांपल में था दिल्ली में, एक था दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा, एक दिल्ली वाला, एक एक हरियाणा वाला रजिस्ट्रेशन माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन, एक यूपी, एक राजस्थान। तो ये चार जो है हमारे एग्जांपल के तहत चार रजिस्टर्ड पर्सन हो गए अंडर द सेम पैन, shall not be eligible to opt, एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन के लिए अनलेस, कब तक एलिजिबल नहीं होगा, जब तक ऑल सच रजिस्ट्रेशन पर्सन ऑप्ट टू पे अंडर द सबसेक्शन, जब तक सारे के सारे कंपोजिशन में फॉल नहीं करेंगे तब तक एलिजिबल नहीं है। सारे या तो कंपोजिशन में हो या फिर सारे ही कंपोजिशन में नहीं होंगे, राइट। ये कहता था इसका प्रोवाइजो। अब अब आया 2A, जो 2A इंसर्ट करा गया, 2A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2A जो इंसर्ट करा गया है उसमें बेसिकली क्या बात करी गई है, 2A में कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, ये बाद में आया था, ये बाद में इंसर्ट करा गया क्योंकि सर्विसेज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, हमने ऊपर बात करी कि सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को ही एलिजिबल करा गया, तो इसके लिए इसको फिर बाद में बाकी सर्विस प्रोवाइडर भी ताकि बेनिफिट ले सकें, उसके लिए जो है फिर बाद में फर्दर इंसर्ट करा गया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्रेरी इन दिस एक्ट, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन अंडर सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ 9। अभी हमने यही कहाँ पढ़ा, जब हमने स्टार्टिंग में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पढ़ा तो हमने वहां पे भी यही लाइन पढ़ी थी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्रेरी अंडर दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(3) एंड 9(4। यही वो बात कह रहा है कि एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्रेरी अंडर दिस एक्ट, ठीक है, वो जो है सेक्शन 10 जो है वो बाकी प्रोविजन के अलावा है, लेकिन सेक्शन 9394 में फॉल करेगा तो उसको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही आरसीएम में ही पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कहता है रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2, जो अभी हमने बात करी ऊपर, अगर वो सबसेक्शन 1 और 2 में फॉल नहीं करता, जो अभी हमने करी ना, अगर मतलब कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा है ये, अदर अदर सर्विसेज की बात कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा जो उनसी सर्विसेज वाले बच गए थे उनके लिए बात कर रहा है। वो रजिस्टर्ड पर्सन जो ऊपर एलिजिबल नहीं है अंडर सबसेक्शन 1 और 2, वो एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल एक्सीड नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। यहाँ पे जो लिमिट है, यहाँ 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं है, यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ 50 लाख रुपए की ही लिमिट है। ये किसके लिए बात हो रही है, ये अदर सर्विसेज के लिए बात हो रही है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। ऊपर कौन सी सर्विसेज थी, ऊपर थी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज, और यहाँ 2A किसके लिए लाया गया, बाकी सर्विसेज प्रोवाइडर के लिए, ताकि बाकी भी जो है कंपोजिशन का बेनिफिट ले सके। 2A क्या बताता है हमें, 2A वर्ड बताता है कि ये बाद में, देखो मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके से जब सबसेक्शन इंसर्ट होता है बीच में, 2 के बाद 3 से पहले इंसर्ट होता है ये, तो इस तरीके से ये क्या होगा, 2A इंसर्ट हुआ है तो 2A किस बारे में बात बताएगा, 2A बताएगा हमारा, 2A बताएगा किस बारे में, जो है नई सर्विसेज को इसमें इनकॉर्पोरेट करा गया। तो यहाँ पे 2A कहता है मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ पेबल अंडर सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 1, मतलब नॉर्मल प्रोविजन के अलावा, ठीक है, वो पे कर सकता है एट एन अमाउंट ऑफ द टैक्स एट अ रेट। देखो दो चीजें चाहिए ना, पे क्या करना है, अमाउंट पे करना है, किस रेट पे, बट नॉट एक्सीडिंग 3%। यहाँ पे जो लिमिट लगाई गई, क्या लिमिट लगाई गई, 3% ऑफ द टर्नओवर की यहाँ पे लिमिट लगाई गई। इफ ही इज नॉट, यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर वो कब ऑप्ट कर सकता है, जब वो इस कैटेगरी में से वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, तब जाके बाकी के सर्विस प्रोवाइडर, अभी जो हम बात कर रहे हैं बाकी के सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं। अगर आप नोट कर रहे हो तो अलग से एक पार्ट में लिख दो, वन जहां हमने सबसेक्शन 1 की बात करी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विसेज की। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं जहां पे जिसकी हम हेडिंग देंगे अदर सर्विसेज की। अदर सर्विसेज में क्या लिमिट लगाई गई, टर्नओवर की 50 लाख की लिमिट लगाई गई, और मैक्सिमम
क्या रेट बताया गया? मैक्सिमम रेट 3%, मतलब 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। और ठीक है, ये किसके लिए है? बाकी सर्विसेज के लिए। लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर क्या नहीं होना चाहिए? एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई नॉट लेविएबल टू टैक्स। जैसे ऊपर था सेम उसी तरीके से हमने सबसेक्शन 2 में जो बात करी, उसी तरीके से अगर इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो भी वो कंपोजिशन 2A में भी वो नहीं ले सकेगा। कब नहीं ले सकेगा? अगर वो सप्लाई जो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स है उसमें फॉल करता है, या फिर बी एंगेज इन मेकिंग एनी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ आउटवर्ड सर्विसेज। अगर वो अपने स्टेट से बाहर, जो हमने दिल्ली वाला एग्जांपल लिया था, वो दिल्ली से बाहर सप्लाई करता है तो भी वो जो है अपना, तो भी वो कंपोजिशन स्कीम में, अदर वाले की बात कर रहे हैं अब हम, ये बात ध्यान रखना, अदर वाले की बात कर रहे हैं, वही सारी चीज रिपीट हो रही है, लेकिन ये अदर सर्विसेज के लिए लिए है। और अदर सर्विसेज वाले की लिमिट कितनी है? 50 लाख की। उनकी लिमिट कितनी थी? 1.5 करोड़ की। ठीक है ना, 1.5 करोड़ की। और नॉर्दर्न ईस्टर्न और हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की लिमिट थी। तो यहाँ पे जो हम अदर वाले की अदर सर्विसेज में आ गए हैं, तो वहां पे भी इंटरस्टेट नहीं होनी चाहिए, और वहां पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका टीसीएस कट रहा है अंडर सेक्शन 52 वो नहीं होना चाहिए। और साथ में वो वाले मैन्युफैक्चरर जो कि नोटिफाइड करे हैं गवर्नमेंट ने, तो वो भी नहीं होने चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो थी वहां पे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सेम कंडीशन जो कि हमने पहले देखी थी, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी डाली गई हैं। वहां पे अगर इन कैटेगरी में फॉल करता है तो भी वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। यहाँ पे भी प्रोवाइडेड दैट जो है बिल्कुल सेम बात करता है जो अभी हमने बात करी कि एक रजिस्ट्रेशन से ज्यादा, वन मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, जो अभी हमने मिस्टर ए वाला एग्जांपल लिया, उसकी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में रजिस्ट्रेशन थी, तो वो या तो सब में कंपोजिशन लेगा या फिर सब में कंपोजिशन नहीं लेगा, नॉर्मल लेगा। तो यही ये बात यहाँ पे 2A में भी यही बात लिखी गई है कि जिसकी एक स्टेट से ज्यादा हो अंडर द सेम पैन, वो जो है नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट अनलेस, कब तक एलिजिबल नहीं है? जब तक वो सारी की सारी जो है रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में लेगा, तभी वो एलिजिबल है 2A में आने के लिए। अगर वो सारी रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में नहीं लेता तो एलिजिबल नहीं है वो। सबसेक्शन 3 बताता है ऑप्शन, ये क्योंकि ये ऑप्शन है, कंपोजिशन पूरा का पूरा सेक्शन 10 जो है ऑप्शनल है। सेक्शन द ऑप्शन अवेलिंग फॉर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 और 2A, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 2A, और जो हम 1 पढ़ चुके हैं 3 सबसेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 कहता है ऑप्शन शैल बी लैप्स हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डे on which aggregate turnover during the free exceed the limit specified under this। क्योंकि ये लिमिट बेस्ड है, हमने देखा ऊपर 1.5 करोड़ की लिमिट थी, 2A में जो है 50 लाख की लिमिट थी। अगर उसके अंदर अंदर ही हमारी टर्नओवर आती है तो ही हम कंपोजिशन के लिए जो है एलिजिबल हैं। लेकिन अगर हमारी टर्नओवर बढ़ जाती है, अगर हमारी टर्नओवर सबसेक्शन 1 में जो प्रिस्क्राइब्ड है या 2A में जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे बढ़ जाती है, तो हमें जो है कंपोजिशन स्कीम उस केस में छोड़नी पड़ेगी। तो कंपोजिशन स्कीम उस केस में छोड़नी पड़ेगी। यही कहता है कि ऑप्शन जो है वो लैप्स हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो लैप्स हो जाएगा। कब लैप्स हो जाएगा? जब आपकी टर्नओवर जो है वो बढ़ जाएगी, एक्सीड द लिमिट, जो कि लिमिट दी गई है उससे बढ़ जाएगी, तो हमें जो है स्कीम छोड़नी पड़ेगी और फिर हमें रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा। और नॉर्मल जो हमारा रेट पड़ेगा 5, 12, 18, 28 जो भी रेट है हमारा, वो हमें उसमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और आईटीसी हम उसके बाद फिर उस तरीके से हम उसका क्लेम कर सकेंगे। अ टैक्सेबल पर्सन 4 कहता है टैक्सेबल पर्सन टू whom प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2A अप्लाई शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। जो हमने बात करी अभी तक, क्या होता था नॉर्मल प्रोविजन में? क्या होता था नॉर्मल प्रोविजन में? 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए, 18 टैक्स लगा के 118 रुपए ले लिए जाते थे। 100 रुपए प्लस 18 रुपए ले लिए जाते थे, मतलब 18 रुपए भी रेसिपिएंट से ले लिए जाते थे और गवर्नमेंट को दे दिए जाते थे। 18 रुपए यहाँ पे हमने सामने से लिए, रेसिपिएंट से लिए और गवर्नमेंट को देते थे हम नॉर्मल प्रोविजन में। लेकिन कंपोजिशन में जहाँ पे 1% या 2.5% या 2% जो भी रेट हमारा लग रहा है, ये हम रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो टैक्स होता है वो अपनी जेब से ही जमा करना पड़ता है, ये बिल में चार्ज नहीं होता। मतलब अगर हमने कंपोजिशन स्कीम ली है तो ऐसे केस में हम बिल जो बनाएंगे उसमें हम क्या चार्ज करेंगे? उसमें हमने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए का ही इनवॉइस देंगे हम। 100 रुपए के ऊपर अगर हम मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर है, तो हमें 2 रुपए जो पे करने हैं वो अपनी जेब से सप्लायर पे करेगा। वो कस्टमर से 100 प्लस 2 रुपए इस तरीके से चार्ज नहीं करेगा, वो 100 रुपए का ही बिल देगा, 2 रुपए अपनी जेब से ही पे करेगा। ये बात कहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 4।
कहता है एनी टैक्सेबल पर्सन जो वन सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 2A में फॉल करता हो, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट नॉर बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। आईटीसी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो आईटीसी भी नहीं ले सकता उस 2 रुपए का। वो 2 रुपए पे करेगा अपनी जेब से और उस 2 रुपए का आईटीसी भी नहीं ले सकता। 2 रुपए पे भी करने हैं और आईटीसी भी नहीं ले सकता। इसी वजह से जो है हमें कंप्यूट करना पड़ता है कि हमें नॉर्मल स्कीम जो चल रही थी उसमें बेनिफिट है या हमें जो है कंपोजिशन में आने में बेनिफिट है। यही सारी चीजें इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं कि हमें यहाँ 2%, 5%, 1% जो पे करना है, जो जिसका हम आईटीसी भी नहीं ले सकते, उस वो पे करना बेनिफिट चल पड़ रहा है, या हम नॉर्मल स्कीम में जो हमारा कैश आउटफ्लो जा रहा है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो अब हम सेक्शन 5 में मूव करते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द टैक्सेबल पर्सन, जो भी अंडर सबसेक्शन 1 और 2 है जो हमने पढ़ा, डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल इन एडिशन टू द टैक्स be liable to the penalty and all the provision of section 73 and 74 apply in regard to tax and penalty। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है अगर हमने कंपोजिशन स्कीम ले ली, ठीक है, हमने कंपोजिशन स्कीम ले ली, बाद में गवर्नमेंट को पता लगा, प्रॉपर ऑफिसर को पता लगा कि हम एलिजिबल ही नहीं थे कंपोजिशन के लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन लेने के लिए काफी सारे ग्राउंड है, टर्नओवर का ग्राउंड है, गुड्स का ग्राउंड है, सर्विसेज का ग्राउंड्स है। तो अगर हमारे किसी केसेस में भी हम फॉल नहीं करते, हम एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन के लिए, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर फिर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर हमें डिमांड रेज करेगा कि इन एडिशन टू टैक्स, टू एनी टैक्स, जो हमें टैक्स पे करना था। अब हमारे को कितना टैक्स पे करना था नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से? 5, 12, 18, 28 जो भी पे करना था, हमने पे कितना करा? हमने पे वो जो कंपोजिशन वाला था हमारा ऊपर 2%, 5%, 1% जो भी हमारा रेट था हमने वो पढ़ा। तो एडिशनल जो टैक्स लायबिलिटी आएगी हमारे को वो डिमांड करेगा प्रॉपर ऑफिसर, साथ में हमारा का जो है वो इंटरेस्ट लगाएगा, उसके अलावा वो पेनल्टी लगाएगा। पेनल्टी कैसे लगेगी? एज पर सेक्शन 73, 74। जब हम 73, 74 करेंगे तो वहां पे अलग अलग वे होते हैं पेनल्टीज लगाने के, कि किसी केस में जो है अलग पेनल्टीज लगेगी, परसेंटेज जो है अलग अलग वेरी करती है कि वो जो है इंटेंशनली जो है जो है जो नॉन कंप्लायंस हुआ है वो इंटेंशनली हुआ है या बाय विद इंटेंशन हुआ है। तो वहां पे उस पे जो है वेरी करता है वो किस तरीके से कितनी कितनी पेनल्टी लगनी है। यहाँ पे जो हमने बात करनी है, यहाँ पे बात हुई है कि यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर उसके पेनल्टी लगाएगा, वो जो लगाएगा, अगर वो कहता है कि नॉर्मल प्रोविजन में होना चाहिए लेकिन हमने कंपोजिशन के हिसाब से टैक्स पेमेंट करी है, तो जो डेविएशन था उस सब का जो है वो टैक्स, इंटरेस्ट और साथ में पेनल्टीज वगैरह जो है एग्जीक्यूट कर सकता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। इसके अलावा इसमें कहता है दो एक्सप्लेनेशन डाली गई हैं। पहली एक्सप्लेनेशन जो बात करती है वो एग्रीगेट टर्नओवर की बात करती है। एग्रीगेट टर्नओवर में वो कहता है जब आप एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये टर्नओवर के बिहाफ पे है ना, और टर्नओवर जो हमने देखेंगे वो पैन बेसिस पे देखेंगे, सारी की सारी टर्नओवर इंक्लूड करेंगे, टोटल करेंगे और उस पे देखा जाएगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कितनी जो है हमारी जो है विद इन लिमिट जो है हमारी आ रही है टर्नओवर, या वो एक्सक्लूड, अगर वो एक्सीड कर रही है, अगर एक्सीड कर रही है तो हम एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन के लिए, अगर विद इन लिमिट आ रही है तो हम ले सकते हैं कंपोजिशन और नहीं भी ले सकते। तो इसलिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर इसमें देखनी होगी। और एग्रीगेट टर्नओवर के लिए वो कहता है एग्रीगेट टर्नओवर कैसे देखेंगे हम? 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर कब तक की? 1 अप्रैल टू द डेट व्हेन ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब वो रजिस्ट्रेशन से के लिए लाइबल है, उस दिन की टर्नओवर देखेंगे कि उस टाइम की टर्नओवर उसकी क्या है। तो उतने टर्नओवर पे देखेंगे कि वो सबसेक्शन 1 और या फिर 2A में जो टर्नओवर का क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है उसके अंदर फॉल कर रही है। अगर फॉल कर रही है तो उसको कंपोजिशन स्कीम दे सकते हैं, अदरवाइज वो फिर नहीं ले सकता कंपोजिशन, उसको रेगुलर में ही जाना पड़ेगा। बट इसमें कौन सा एक्सक्लूड नहीं होगा? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या एक्सक्लूड होगा? बट शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई की टर्नओवर, जो कि हमने बात करी थी, जो कि डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस की, वहां पे जो इसके रिगार्डिंग में जो हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी, चाहे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट हो या वो बाय वे ऑफ डिस्काउंट हो, तो वो सारी जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। और सेकंड बात कहता है कि टैक्स पेबल निकालने के लिए, जब हम टैक्स पेबल, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हमें करना होगा
टर्नओवर निकालने के लिए, टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी, टर्नओवर किस तरीके से निकालेंगे, और टर्नओवर उस टाइम पे जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, वो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेकर बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसको मैं समझाता हूँ, फर्स्ट अप्रैल से लेकर बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर कौन सी इंक्लूड नहीं होगी, टैक्स पेबल। अब हमें टैक्स पेबल निकाल रहे हैं, हमने मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने ली अक्टूबर में, हमने रजिस्ट्रेशन ली अक्टूबर में अंडर कंपोजिशन, ठीक है। तो हमारे लिए हम क्या देखेंगे, 1 अप्रैल से लेकर हमने अक्टूबर तक की जो टर्नओवर होगी उसके ऊपर, उस टाइम पे तो हम एलिजिबल थे नहीं, उस टाइम पे हम एलिजिबल नहीं थे, तो वो पीरियड जो है टर्नओवर पे हमारा टैक्स निकालने के लिए, अब हम बात कर रहे हैं टैक्स निकालने के लिए, जो हमें कंपोजिशन में टैक्स देना होगा। मान लेते हैं लाइबल हुए हम 1/10 में, 1 अक्टूबर में लाइबल हुए, और ये हमारा साल कब क्लोज होगा, 31/3/2021 में क्लोज होगा, ऐसा मान लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ 20 ले लेते हैं, ये 1/10 से जो है लाइबल हो गया, तो यहाँ पे लाइबल हुआ इस टाइम पे, तो उसके बाद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, और यहाँ पे वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेगा। यहाँ पे लिखते हैं कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पे उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी, इससे पहले वो लाइबल ही नहीं था, यहाँ पे वो लाइबल नहीं था, तो इस जब हम टैक्स निकालेंगे तो टैक्स निकालने के लिए हम इतने पीरियड को, ये जो 9 महीने हैं इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल ही नहीं था। और इसके बाद के जो 9 महीने हैं, इसके बाद के जो 9 महीने हैं जहाँ पे वो कंपोजिशन स्कीम उसने ऑप्ट करी है, वहां पे जो है वो अपना जो भी उसका रेट पड़ेगा कंपोजिशन में 1%, 5% या फिर 2%, जो भी वो फॉल करेगा, यहाँ पे उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये बात कर रहा है, पहले पॉइंट में जो बात कर रहा है वो पहले 9 महीने की बात कर रहा है कि नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे जो लिखा गया है ना नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड में पहला कौन सा है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर जब तक वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां तक के पीरियड जो है कवर अप नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में बात करता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, जैसे हमने ऊपर बात करी एग्रीगेट टर्नओवर के केसेस में भी वो पार्ट टैक्स निकालने के लिए एक्सक्लूड था, और यहाँ पे भी टैक्स पेबल निकालने के लिए, यहाँ पे हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए, टैक्स पेबल निकालने के लिए जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई, चाहे वो डिपॉजिट की हो, लोन एडवांसेस की हो, तो ये सारी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट, तो ये भी जो है एलिजिबल नहीं होगी, ये भी एलिजिबल उसमें नहीं होगी। तो ये दो पार्ट जो है टैक्स पेबल के लिए एक्सक्लूड होंगे, और एग्रीगेट टर्नओवर के लिए क्या एक्सक्लूड होगा, वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई जो कि बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, ये सारी चीजें दी हो, और इसमें हमें जो मिल रहा हो इंटरेस्ट डिस्काउंट मिल रहा हो, जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा, तो वो जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, टैक्स पेबल में भी इंक्लूड नहीं होगा, और टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों चीजें। और टर्नओवर और टैक्स पेबल में कौन सा, पहले का पीरियड भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दो एक्सप्लेनेशन इसमें डाली गई। तो सेक्शन 10 ये सारी बातें करता था, सेक्शन 10। अब हम सेक्शन 10 को रिवाइज करेंगे चार्ट फॉर्म में, ताकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारे को सारा का सारा क्लैरिफाई हो पाए, सारा का सारा हम लिंक कर पाए कि हमने क्या सेक्शन 10 में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में है तो क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड बहुत आते हैं। तो हमें अब एग्जाम इसमें डायग्रामेटिक फॉर्म में हम इसको रिवाइज करेंगे, कौन कौन से हमने किस तरीके से पॉइंट जो है इसमें कवर अप करे। हमने सबसे पहले बात करी थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की, हमने कितने सबसेक्शन करे उसमें, सेक्शन 10 1 2 2A, उसके बाद 2A करा था। 1 में 1 नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजन था, 2A जो था ये नॉर्मल किस किस के लिए था, 1 जो था वो मैन्युफैक्चरर के लिए था, ट्रेडर के लिए था, और किसके लिए था, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए था। 2A किस लिए था, अदर सर्विसेज के लिए था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने 10(3) पढ़ा, 10(3) में पढ़ा था। अब हम 1 बाय 1 इसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने। हमने सबसे पहले ओवर रूलिंग एंटायर लॉ, पूरा लॉ को ओवर नॉट विथस्टैंडिंग लिखा हुआ आ रहा था ना, पूरे लॉ को ओवरराइड कर रहा था, लेकिन किसको नहीं कर रहा था, सेक्शन 9(3) और 9(4). 9(3) 9(4) क्या थे, आरसीएम की। अगर आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी तो हम कंपोजिशन की तरीके से नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल प्रोविजन से पे करेंगे। नॉर्मल, अगर हमारा आरसीएम की लाइबिलिटी 5% की आ रही है, तो हमने अगर कंपोजिशन ऑप्ट किया है और हमारे ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आ गई, तो हम उसमें 1% 2% पे नहीं करेंगे, हम उसमें हमारी आरसीएम की जो लाइबिलिटी आएगी, चाहे वो 5% आए, चाहे 18 28 जो भी आ रही होगी,
वो हम उस पे पे करेंगे। तो ये कहता है बट सब्जेक्ट टू 9394। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? इसमें पहला प्रोवाइजो कहता था टर्नओवर कितनी, जो कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर की बात करी थी पहले प्रोवाइजो में, राइट टू एक्सटेंड टर्नओवर कितनी, 1.5 करोड़ तक। प्रोवाइजो सेकंड क्या कहता था? कैन सप्लाई सर्विसेज लिमिटेड टू 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख। ये हमने इंस्टॉलेशन सर्विसेज का एग्जांपल लिया था कि सर्विसेज जो है कितनी मैक्सिमम दे सकते हैं हम, सर्विसेज हम मैक्सिमम दे सकते हैं कितनी, 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख तक के। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 में बात करी थी वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ द स्टेट। हमने वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट की बात कर जो देखी थी, वहां पे उसको जो है टर्नओवर में नहीं इंक्लूड करेंगे, एक्सप्लेनेशन 1 में बात करी थी। इसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या बात करी थी? कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं ले सकता। उसमें हमने 5 लोग देखे थे कि वो 5 लोग जो है वो एलिजिबल नहीं थे। किस लिए एलिजिबल नहीं थे? वो जो है कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल 5 जने नहीं थे। कौन वो 5 जने थे? पहला जो था सप्लाई ऑफ सर्विस, जो कि उसके जो सप्लाई ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा जो थे वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके लिए क्या क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। उनके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A जो है वहां पे फॉल करते हैं, इसलिए वो कैटेगरी यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर सकती, सेक्शन 10(1) में ऑप्ट नहीं कर सकती। और दूसरा कौन था? नॉट लेविएबल टू टैक्स, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना, वो कंपोजिशन भी ऑप्ट नहीं कर सकता। इंटर स्टेट सप्लाई ऑप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या था? सप्लाई ऑफ ई कॉमर्स, जिसपे टीसीएस कटना है अंडर सेक्शन 52, वो भी ऑप्ट नहीं कर सकता। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमने आइसक्रीम एग्जांपल लिया था, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, टबैको मैन्युफैक्चरर, तो हमने एग्जांपल लिए थे, ये लोग भी नहीं कर सकते। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो ये सारे जो है वो ऑप्ट क्या नहीं कर सकते? ये सारे के सारे ऑप्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। उसमें हमने क्या पढ़ा था? नॉट एलिजिबल फॉर अदरवाइज, जो कि बाकी तो उसमें कवर नहीं हो रहे थे, वो कहाँ कवर हो जाएंगे? वो कवर हो जाएंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में। कंपोजिट लेवी फॉर सर्विस प्रोवाइडर, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर के लिए आया था, बाकी के सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, इस पे क्या कितना टैक्स रेट पड़ेगा? 6%। 6% कैसे? हमने ऊपर पढ़ा था 3%, 3% सीजीएसटी लगेगा और 3% ऐसे ही एसजीएसटी लगेगा, तो टोटल हो गया 6%। इसके ऊपर क्या था? लाइबल फॉर आरसीएम अंडर सेक्शन 9394, सेम जैसे हमने नॉर्मल प्रोविजन में देखा कि अगर 9394 की एलिजिबिलिटी है तो वहां पे नॉर्मल प्रोविजन में ही उसकी जो है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी 9394 में। उसके बाद क्या था? नॉट मेकिंग सप्लाई ऑफ लेविएबल गुड्स, ये सारी क्या थी? एक्सेप्शन, जैसे 10(2) में डाली गई थी एक्सेप्शन, वैसे ही यहाँ पे भी एक्सेप्शन थी। कौन कौन नहीं ले सकता था? जो जीएसटी लेविएबल नॉन लेविएबल गुड्स थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो सारे भी जो है कंपोजिशन में नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्मल में भी वो उनका जीएसटी नहीं लगना। तो और कौन कौन नहीं ऑप्ट कर सकते? 10(2) में कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर थे? जिनकी इंटर स्टेट सप्लाई हो, वो भी 10(2) ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा कौन कौन से थे? जिसका ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका टीसीएस कलेक्ट होना हो, और मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड्स वाले भी 10(2) में नहीं आएंगे। और 10(2) कौन ऑप्ट नहीं कर सकता? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी 10(2) में नहीं कवर हो सकते, और इनको भी कंपोजिशन ये भी ऑप्ट नहीं कर सकते। 10(3) में हमने क्या पढ़ा था? 10(3) में पढ़ा था ऑप्शन फॉर कंपोजिट लेवी अंडर सबसेक्शन 1 और 2A। लैप्स कब लैप्स हो जाएगा? जब ये टर्नओवर की लिमिट, जो कि हमने टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ जो कि देखा 10(1) में, और हमने 50 लाख की लिमिट कहाँ देखी? 10(2)A में। दो अगर ये लिमिट जो है एक्सीड हो जाएगी, तो उस केस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 कहता है कि उसके बाद जो है टर्नओवर, उसके बाद जो है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। 10(4) में हमने क्या पढ़ा? कांट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, जो हमने एग्जांपल लिया 100 रुपए, 100 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा, वो जो है बिल में अलग से ऐसे 2% जो है ऐसे करके चार्ज नहीं कर सकते। ये बिल जो है गलत हो जाएगा, ये जो है इस तरीके से नहीं कर सकते। उसको रेसिपिएंट से 100 रुपए ही लेने हैं, 100 रुपए का ही बिल देंगे। 2 रुपए जो है अपनी जेब अपनी पॉकेट से ही गवर्नमेंट को देना होगा। 2 रुपए चार्ज नहीं कर सकते, मतलब 2 रुपए एग्जाम्पल लिया मैंने, जो भी रेट होगा 1%, 2%, 5% जो भी रेट होगा, तो वो चार्ज नहीं कर सकते। 10(5) क्या बताता है? पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर हम एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन के लिए, लेकिन कंपोजिशन ले ली, तो ऐसे केसेस में क्या होगा?
ऐसे केसेस में जो बाकी का टैक्स था वो विद इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह जो है जमा करानी पड़ेगी। इसकी दो एक्सप्लेनेशन लास्ट में हमने दो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, जो कि पहली एक्सप्लेनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की थी, जिसमें वो बात करता है कि इंटरेस्ट जो है इंक्लूड नहीं होगा। दूसरे एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पढ़ा था, एक तो सेम देखा था कि टैक्सेबल टर्नओवर जब हम अपनी लाइबिलिटी निकालेंगे, टैक्स पेबल निकालेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट कवर नहीं होगा, और कौन सा पीरियड कवर नहीं होगा, जो बिफोर रजिस्ट्रेशन का, जो हमने एग्जांपल लिया 1 अप्रैल से लेकर 30 9 तक का जो पीरियड था वो कवर अप नहीं किया था, और यहाँ से कंपोजिशन ले ली थी, तो ये पीरियड जो है हमने कवर किया था। तो ये दो एक्सेप्शन हमने इसमें कवर अप करी थी। इस चार्ट में हमने समराइज किया, हमने पूरा का पूरा सेक्शन 10 जो हमने कवर किया ऊपर कंपोजिट लेवी। अब उसको दोबारा और डिटेल में देखते हैं, लास्ट रिवीजन है ये। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी पॉइंट में भी कोई डाउट है। हम इसको लास्ट रिवीजन अब कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ साथ रिवाइज हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। तो इसकी लास्ट रिवीजन, लास्ट चार्ट, कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, सेक्शन 10 जो कि नॉर्मल था, और बाद में जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है जो कि बाद में आया, जो बाद में आया उसको हम अलग से कवर करेंगे। नॉर्मल प्रोविजन को अगर हम पहले बात करें, तो वो पहला वाला प्रोविजन बात करता था टर्नओवर जो कि 1.5 करोड़ की लिमिट थी। देन इन करंट ईयर वो कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम अप टू 1.5 करोड़ तक की जो है वो टर्नओवर वाला ऑप्ट कर सकता है। इसमें हमने 3 कंडीशन देखी। मैन्युफैक्चरर के केस में सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी, सीजीएसटी 0.5 लगेगा, एसजीएसटी 0.5 लगेगा, और ये टोटल टर्नओवर पे जो है काउंट करा जाएगा। और अगर हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें, तो वहां पे 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी खाली टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर जो है काउंट होगा। और ट्रेडर जो लास्ट सी कैटेगरी हमने देखी थी, वहां पे 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी जो है वहां पे लगेगा। दोनों केसेस में 0.5 जो लगेगा वो भी टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर लगाया जाएगा। For manufacturing tax is calculated on total turnover, which mean to say that it is included both in taxable and exempted supply। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरर टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सप्लाई, यही बात लिखी गई है यहाँ पे। जो पहले वाले में देखा हमने वहां पे टोटल में था, और बाकी दोनों में जो था वो टैक्सेबल पे था, और बाकी दोनों पे। इसका मतलब टोटल में क्या है, मैन्युफैक्चरर के केस में टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल टर्नओवर, मतलब दोनों की दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों के ऊपर जो है 0.5 सीजीएसटी लगेगा और 0.5 एसजीएसटी लगेगा टोटल टर्नओवर के ऊपर। लेकिन होटल और रेस्टोरेंट सर्विसेज के, या फिर हम कहें ट्रेडर के केस में, जो है सिर्फ टैक्सेबल सर्विसेज के पार्ट पे ही 2.5 लगेगा, और ट्रेडर के केस में 0.5 जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल जो पार्ट होगा उसी के ऊपर ही लगेगा। इसके लिए एलिजिबल सर्विस कौन कौन सी थी, सर्विस के लिए अगर बात करें तो वहां पे सिर्फ 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख जो भी हायर है, उतनी ही मैक्सिमम हम सर्विसेज दे सकते थे, उतने ही मैक्सिमम हम सर्विसेज कवर कर सकते थे। अदर सर्विसेज का इतना ही पार्ट कवर कर सकते थे, 10% और 5 लाख, बट द टर्नओवर इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए। टैक्स रेट जो है कंपोजिट रेट 1%, 5% जो भी रेट रहेगा उस तरीके का ही रेट उसमें भी लगेगा। उसमें भी जो हमने एग्जांपल लिया इंस्टॉलेशन सर्विसेज का, जो हमने एग्जांपल लिया था, उस केसेस में भी कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर हम एलिजिबल हैं तो नॉर्मल रेट ही 1%, 5% जो भी हमारे ऊपर एलिजिबल रेट है वो लगेगा। ये कहता है एसएससी हैविंग यूनिट इन स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट, जो हमने बात करी नॉर्दर्न स्टेट और हिमाचल प्रदेश की, वहां पे जो लिमिट थी वो 1.5 करोड़ की नहीं थी, वहां पे 75 लाख की जो है लिमिट रहेगी। ठीक है, ये हमने नॉर्मल प्रोविजन जो है हमने रिवाइज कर लिया। अब हमने जो 10(2)A में देखा था, जो कि बाकी सर्विस प्रोवाइडर के लिए था, ताकि बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो भी खुश रहें, वो दुखी ना रहें कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस वाले जो थे खुश थे, उनके लिए वो सारे के सारे खुश थे, वो उनको जो है कंपोजिशन मिल गई थी। बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो नाराज थे, तो उनको खुश करने के लिए जो है ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A जो लाया था, उसमें क्या करा गया था, वो उसकी लिमिट जो है 50 लाख रुपए ही रखी गई। 50 लाख से कम वाला जो है ले सकेगा, और कितना रहेगा, एनी सप्लाई अदर देन स्पेसिफाइड, कितना परसेंट उसमें था, 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी, टोटल टर्नओवर के ऊपर 3% उसमें लगेगा।
और उसमें क्या था, एलिजिबल सर्विस टर्नओवर, इसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं थी, बस टोटल लिमिट की थी 50 लाख की टोटल लिमिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो हमने पहले देखा था कि 10% और 5 लाख की जो लिमिट थी, इस तरीके की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि ये तो बेसिकली बनाया ही ये बाकियों के लिए था। यहाँ पे तो इसलिए कोई भी लिमिट लगानी जो है सही नहीं थी। यहाँ पे इसलिए कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिखा है नो लिमिट नो रिस्ट्रिक्शन, बट टोटल टर्नओवर की जो 50 लाख की लिमिट है वो तो रहेगी। 50 लाख से एक्सीड अगर टर्नओवर करती है तो हमें कंपोजिशन स्कीम वहां पे छोड़नी पड़ेगी और नॉर्मल स्कीम में ही आना पड़ेगा। टैक्स रेट क्या था, वही हमने 6%, 3+3 6% रहेगा। और यहाँ पे भी स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट है, तो वहां पे भी जो है लिमिट जो है 75 लाख रुपए की वहां पे भी लिमिट रहेगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने हमारा कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है पूरा होता है। सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब हमारा लास्ट सेक्शन इसका बचता है सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि आज की चर्चा में हम कहें तो चैप्टर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 11 तक जो है उसमें कवर होते हैं। उसमें सेक्शन 7 और 8 हमने पहले डिस्कस किया, आज हमने उसमें सेक्शन 7 8 पहले कर लिया, 9 10 हम कर चुके हैं और लास्ट सेक्शन सेक्शन नंबर 11 हमारा अब जो है अब हम कवर करेंगे। सेक्शन 11 जो बात करता है वो बात करता है एग्जेम्पशन की। काफी केसेस में हम देखते हैं कि ये वाला गुड्स जो है एग्जेम्प्टेड है, इसमें जो है उसमें टैक्स नहीं है या पार्शली एग्जेम्प्टेड है, तो वहां पे पावर वो किस तरीके से एग्जेम्प्टेड है, वहां पे पावर जो है सेक्शन 11 की पावर को यूज करते हुए उसको जो है एग्जेम्पशन दी जाती है। तो किस तरीके से दी जाती है आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है वेयर द गवर्नमेंट where the where the government is satisfied that it is necessary in the public interest on the recommendation of the council। हमने देखा था जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म करी थी तो वो उनका पर्पस क्या था, तो वहां पे ये यहाँ पे भी जो काम रहेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट। कैसे एग्जेम्प्ट करा जाएगा, नोटिफिकेशन के तहत। नोटिफिकेशन जो है इन द ऑफिशियल गजट जो है पास करी जाएगी और उस नोटिफिकेशन में जो है लिखा जाएगा कि ये एचएसएन जो है इस गुड्स का जो है या इस सर्विसेज का जो है एसएससी कोड, तो इसको जो है हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। वो जो एग्जेम्पशन होगी या तो एब्सोल्युटली होगी, एब्सोल्युटली मतलब 100% एग्जेम्प्ट कर दी, या उसको पार्शली मान लेते हैं उसका एग्जिस्टिंग रेट 18% है तो उसको जो है पार्शली 25% एग्जेम्प्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है आइदर एब्सोल्युटली या जनरली जिस तरीके से भी उसको जो है एग्जम्पशन दी जानी है, या फिर उसमें कोई कंडीशंस विद कंडीशन एग्जम्पशन दी जानी है तो इस कंडीशनल एग्जम्पशंस भी उसमें हो सकती हैं। as may be specified there in goods and services or both or of a specified description from whole or any part of the tax। 100% देनी है, चाहे कुछ उसका पार्ट जो है उस टैक्स का, मान लेते हैं 18% का वो टैक्स था उसको 100% उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, या 18% का उसको 60% जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। देयर ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, उस नोटिफिकेशन में डेट भी लिखी जाएगी कि कब से ये जो है एग्जम्पशन मिलेगी। उस नोटिफिकेशन में मान लो डेट स्पेसिफाई कर दी कि 1 जुलाई से जो है इसकी जो है इसको 100% एग्जेम्प्ट कर दिया, 1 जुलाई से उसको पार्शियली इतने परसेंट एग्जेम्प्ट कर दिया, तो उस डेट के बाद जो सी सप्लाई रहेंगी उसमें जो है वो एग्जम्पशन उतने परसेंट की मिल जाएगी। तो सेक्शन 11(1) ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से विद द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल जो है किसी किसी गुड्स को या सर्विसेज को जो है नोटिफाई कर सकती है इन द ऑफिशियल गजट, उसकी पार्शियल एग्जम्पशन, उसकी फुल्ली एग्जम्पशन और फिर विद कंडीशंस। एनी कंडीशन भी हो सकती है उसमें, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहता है गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड if that it is necessary in the public interest on the recommendation of GST council by special order। इसको कहते हैं बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस। अगर किसी किसी पर्टिकुलर केस में अगर कोई एग्जम्पशन देनी हो तो ऐसे केसेस में भी पर्टिकुलर केसेस में भी जो है एग्जम्पशन दी जाती है, तो वहां पे विद स्पेशल ऑर्डर जो है अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, कोई एक्सेप्शनल कोई इंसिडेंस हो जाए, कोई एक्सेप्शनल केसेस में जो है अगर कोई एक्सेप्शन देनी है तो स्पेशल ऑर्डर के तहत भी एक्सेप्शन दी जाती है। टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर exempt from the payment of tax which is leviable। कोई अगर टैक्स को एग्जेम्प्ट करना हो पर्टिकुलर एक्सेप्शनल नेचर के लिए
तो किसी पर्टिकुलर केस की अगर किसी जनरली करना है, अगर जनरली करना है तो वो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में आ जाएगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर केसेस में करना है तो ऐसे केसेस में उनको स्पेशल ऑर्डर इशू किया जाएगा, तो उसके तहत सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत जो है उनको एक्सेप्शन दी जाएगी। सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 बात करता है, वो कहता है द गवर्नमेंट में इफ कंसिडर नेसेसरी और एक्सपीडिएंट so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification issued under 1 or 2 insert an explanation। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जो ऊपर नोटिफिकेशन इशू करी है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, उस पे एक्सप्लेनेशन, उसकी क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेनेशन इशू कर सकता है इन सच नोटिस या कोई जो ऑर्डर इशू किया। हमने जो सबसेक्शन 2 में ऑर्डर देखा या सबसेक्शन 1 में कोई नोटिफिकेशन इशू करी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो है अलग से जो है by notification at any time within 1 year of the issue of notification। जब वो नोटिफिकेशन इशू करी उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अलग से जो है नोटिफाई कर सकता है, अलग से एक्सप्लेनेशन इशू कर सकता है अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एंड एवरी सच एक्सप्लेनेशन शैल इफेक्ट एज इट ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ सच नोटिफिकेशन। वो जो भी एक्सप्लेनेशन डाली जाएगी अंडर सबसेक्शन 3 सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में जो उनसे भी एक्सप्लेनेशन डाली जाएगी वो माना जाएगा कि वो पहले से ही अंडर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 जो भी नोटिफिकेशन या ऑर्डर इशू करे हैं उसका पार्ट ही था। वो मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ही मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन जो है अंडर सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 3 वो रिट्रोस्पेक्टिव मानी जाएगी, मतलब उसी डेट से जब जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुई थी या जिस दिन स्पेशल ऑर्डर इशू हुआ था तो उसी दिन से ही जो है वो एक्सप्लेनेशन इफेक्ट में मानी जाएगी। यही यहाँ पे इजी वर्ड में लिख दिया, एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन डीम्ड मान लिया जाएगा पार्ट है उस प्रीवियस नोटिफिकेशन का फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से ही उसका पार्ट है। तो जो वो एक्सप्लेनेशन कहेगा वो विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डे ही माना जाएगा कि वहां से ही जो है वो इफेक्ट में आ गई थी। एक्सप्लेनेशन इसमें क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर एन एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फ्रॉम वोल or part of the tax is leviable thereon grant absolutely मतलब 100% जो exemption दे दी, the registered person supplying such goods and services shall not collect the tax in excess of the effective rate of such supply of goods and services both। क्या मतलब हुआ, जिस दिन वो नोटिफिकेशन इफेक्ट में आ गई उस दिन के बाद से जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कोई भी टैक्स जो है जहां पे एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दे दी, 100% एग्जम्पशन दे दी, मान लो कोई गुड्स था 12% में फॉल करता था, उसको जो है 100% उसकी एग्जम्पशन दे दी, 100% एग्जम्पशन कह दिया, 100% एग्जम्पशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000 मान लेते हैं 2021, ये लिख दिया कि 1 जुलाई 2021 से जो है 100% इसमें इस एचएसएन में मान लेते हैं, कोई एचएसएन डाल देते हैं यहाँ पे 3901, तो ये इस एचएसएन में जो गुड्स हैं इसको जो है ये मान लेते हैं एग्जांपल है 12% में फॉल करते हैं, इसको 100% एग्जम्प्ट कर दिया तो 1/7/2021 से। तो ये एक्सप्लेनेशन यही कहती है कि इस दिन के बाद से जो है इसके ऊपर कुछ भी जो है टैक्स जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा, नॉट कलेक्ट द टैक्स इन एक्सेस ऑफ द इफेक्टिव रेट, जो भी रेट उसमें इफेक्टिव रेट रहेगा उससे ऊपर जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर ये पार्शली एग्जम्पशन है, मान लो 50% एग्जम्पशन दी गई है, 50% एग्जम्पशन है तो 6% से ऊपर जो है इसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन इसको क्लैरिफाई करती है। ये जो अभी हमने सेक्शन 11 पढ़ा इसको अगर हम समराइज करें तो यही निकल के आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और जो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो क्या करेगी, अगर हम 11 1 और 2 की बात करें ऑन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे गुड्स की बात करें चाहे सर्विसेज, दोनों केसेस में एग्जम्पशंस जो है इस तरीके की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू होती है। एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इट इज सर्टिफाइड दैट द इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। नोटिफिकेशन ए में कहता है ये एग्जम्प्ट जनरली एब्सोल्युटली नॉट ऑप्शनल सब्जेक्ट टू कंडीशन, चाहे वो विद कंडीशन हो या फिर वो एब्सोल्यूट हो, विदाउट एनी कंडीशन हो या सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन हो, मतलब कंडीशन फुलफिल करेंगे तो एग्जम्पशन मिलेगी या फिर जनरली कोई कंडीशन नहीं है, इस दिन के बाद ये वाली गुड्स जो है या इस दिन के बाद ये वाली सर्विसेज जो है टोटली एग्जम्प्ट।
तो वो 11(1) में जो है इस तरीके से बाय नोटिफिकेशन जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है। 11(2) में जो हमने बात करी वहां स्पेशल केस के लिए है, वहां पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस के लिए है, तो वहां पे स्पेशल ऑर्डर से के थ्रू जो है एग्जेम्प्ट करा जाएगा अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक्सपेडिशली स्पेसिफाइड फॉर बाय सच ऑर्डर। इसलिए वहां पे ऑर्डर इशू करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है, इसलिए वहां पे स्पेशल ऑर्डर के तहत जो है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। जो नोटिफिकेशन होगी वो जनरली जो है एग्जेम्प्ट करेगी, इसलिए वो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट जो है पास करके जो है, चाहे वो विद कंडीशन हो या विदाउट कंडीशन हो, वो विद नोटिफिकेशन, क्योंकि वो सबके लिए है। और 11(2) जो है वो स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्डर है, तो इसलिए वो जो है अलग से जो है उसको स्पेशल ऑर्डर के थ्रू जो है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो दोनों में ये फर्क है 11(1) और 11(2) में। और कंसिडर इट नेसेसरी, अगर 11(3) की जो हमने बात करी, कंसिडर इट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग, अगर किसी चीज में क्लैरिटी की जरूरत है तो वहां पे जो है एक्सप्लेनेशन जो है वाई नोटिफिकेशन इशू करी जाएगी, इंसर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, चाहे वो ए जो हमने 11(1) में बात करी, चाहे वो बी पार्ट जो हमने 11(2) में बात करी, जिसमें भी एक्सप्लेनेशन देनी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो है विद इन 1 ईयर जो है देनी पड़ेगी, और जो है वो विद रिट्रोस्पेक्टिव माना जाएगा। वो माना जाएगा कि वो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है जैसे वो पहले से ही, जैसे वो स्टार्टिंग से ही थी, इस तरीके से उसको माना जाएगा। और हमने जो 11(1) में करी, चाहे पूरे टैक्स के लिए हो, जो जिसको हमने बात करी कि 100% एग्जम्पशन हो, चाहे वो पार्शियली एग्जम्पशन हो, जो हमने एग्जांपल लिया, चाहे वो 60% ले लो, कितना कुछ भी रेट हो सकता, कुछ भी हो, कितने परसेंट भी हो सकती है एग्जम्पशन, चाहे वो वोली एग्जम्पशन हो, चाहे पार्टली एग्जम्पशन हो, लेकिन जो स्पेशल स्पेशल वाली एग्जम्पशन रहेगी वो 100% एग्जम्पशन रहेगी। स्पेशल एग्जम्पशन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 की जो रहेगी वो 100% एग्जम्पशन रहेगी, लेकिन सेक्शन 11